हाँ, तो बच्चों हमने डेल्टा जी देखा था। आई मीन एच वॉज, जी वॉज एच माइनस टी एस, हाँ है ना, राइट गाइस। तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है प्रोसेस के लिए, प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, रिएक्शन के लिए तो हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बन जाता है। लेकिन अगर प्रोसेस भी आइसोथर्मल है तो यही फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा, डेल्टा ऑफ टी एस क्या बन जाएगा, टी डेल्टा एस, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये बन जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? गुड। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो मतलब यू कैन रिलेट, इस फॉर्मूले से ही हमारे सारे डेरिवेशन, ठीक है ना गाइस। अब हम कह रहे हैं एक और फॉर्मूला चलता है गाइस, एक मैं लिखना लिखते जा रहा हूँ, सुनते आना। डी जी को मैं लिख सकता हूँ डी एच माइनस डी ऑफ टी एस, हाँ है ना। तो क्या बन जाएगा, डी एच को डी यू प्लस डी ऑफ पी वी लिख सकता हूँ, क्योंकि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है गाइस, हाँ है ना। और डी ऑफ टी एस को लिख सकता हूँ डी टी एस एंड एस डी टी। एक बार टी को कांस्टेंट रखा, एक बार एस को कांस्टेंट रखा, हाँ या ना। इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है जो मैं लिखता जा रहा हूँ? अब गाइस ध्यान से सुनना, ये बन जाएगा हमारा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी। ये चीज नहीं समझ में आएगी तो अभी 1 मिनट रुक जाओ। फाइनल रिजल्ट यू गेट इज वी डी पी माइनस एस डी, ये निकल के आता है हमारा डी जी बच्चों। ये हमारा कैसे बना, पहले मुझे ये बताओ, यहां से यहां वाला स्टेप समझ में आया, डी यू प्लस डी पी वी कहां से बना, बताओ। क्योंकि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, तो डी एच विल बी इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी, राइट। और डी ऑफ पी वी को हमने लिख दिया पी डी वी प्लस वी डी पी, राइट। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? दूसरी चीज, ये टी डी एस डी क्यू कैसे बना, डी रियलाइज डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हाँ सर। तो टी डी एस क्या बन जाएगा, डी क्यू। क्लियर है गाइस, पहली चीज समझ में आ गई, ये हमारा टी डी एस डी क्यू कैसे बना। और दूसरी चीज, हमें पता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, राइट। तो डी क्यू माइनस पी डी वी इज इक्वल टू डी यू, और वी कैन से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहां से मैंने कैंसिल आउट किया है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, वहां से ये हमारे कैंसिल आउट हो गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? जो मैंने कैंसिल आउट किया है उस पार्ट को देखो, लुक एट दिस पार्ट, ये रियलाइज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है, और वो मैंने काट दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? क्रक्स ये ठहरा कि जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया ये इंपॉर्टेंट है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। फैक्ट टू रिमेंबर गाइस, दिस इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर। इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे प्रोसेस के लिए भी एंड इवन फॉर रिएक्शन गाइस। तो स्टार्ट करें, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी। इफ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी जी क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ मुझे। डी जी किसके बराबर आएगा, डू यू रियलाइज एस डी टी कट जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट एस डी टी इज आउट, यू विल बी सिंपली लेफ्ट विद वी डी पी, हाँ है ना। बोलो गाइस। और वी को लिख सकता हूँ एन आर टी बाई पी डी पी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, यू विल हैव डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी फाइनल बाय पी इनिशियल। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये फॉर्मूला ये उसी से आ रहा है, जी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी से। तो आई विल रिकमेंड कि इसको 2-3 बार देखो और उसके बाद इसे भूल जाओ,
मेन रिएक्शन को याद, मेन जो फॉर्मूला था, ओरिजिनल फॉर्मूला VdP माइनस SdT, उसको याद रख, कि अगर वो याद है तो यू कैन इजिली गेट दिस। एक और चीज बच्चों, ये ln है, log नहीं है, तो अगर log में करना है यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.30। गुड। अब आते हैं बी, फॉर रिएक्शन। फॉर रिएक्शन हम कहेंगे dg वॉज इक्वल टू VdP, हाँ है ना, राइट गाइस। दोनों तरफ डेल्टा लगा दो, तो डी ऑफ डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा वी डी, हाँ है ना। नाउ डेल्टा जी वन, डेल्टा जी टू, ये 1 2 को इट वुड बी बेटर इफ आई राइट दिस डाउन लाइक दिस, डेल्टा जी एट प्रेशर P1, डेल्टा जी एट प्रेशर P2, P1 P2। ये फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेट करने पे बनेगा डेल्टा जी एट प्रेशर P2 माइनस डेल्टा जी एट प्रेशर P1 इज इक्वल टू डेल्टा वी P2 माइनस P1। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई बेटा? ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा कब आएगा? सपोजिंग हमारा डायमंड ग्रेफाइट हमें दे रखा है, डायमंड गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्रेफाइट या ग्रेफाइट गेटिंग कन्वर्टेड टू डायमंड, हमें चेंज इन वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्लियर है गाइस? डायमंड और ग्रेफाइट की वॉल्यूम देख के, एंड एट प्रेशर P1 हमारा डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी होगी, और प्रेशर P2 पे डेल्टा जी की वैल्यू पूछी गई होगी। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा वी विल बी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रेशर P1 पे डेल्टा जी की वैल्यू हमें दे रखी है, प्रेशर P2 पे डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रखी है गाइस। समझे या नहीं समझे? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट कैन बी यूज। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमने देख लिया फॉर प्रोसेस, फॉर रिएक्शन, इफ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आते हैं इफ कांस्टेंट प्रेशर। लेट अस गो ऑन टू इफ P इज कांस्टेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पहले मैं प्रोसेस के लिए आता हूं, ए फॉर प्रोसेस। गाइस VdP वाली टर्म हट जाएगी, नहीं हट जाएगी? इट इज सिंपली माइनस SdT, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? इंटीग्रेट करो दोनों साइड में, यू विल हैव डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा तो मैं लिख नहीं रहा हूं, इसमें क्या होगा हमारा बेसिकली विल बी गिवन एस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमें एस एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। ठीक है बच्चों? एंड विल इंटीग्रेट इट एंड विल गेट अवर आंसर। डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एस डी, एस एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर से अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाय समथिंग, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा हो। एस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ से डेल्टा जी फॉर अ प्रोसेस निकल के आ जाए। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। बी फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए क्या होगा? हम कहेंगे हमारा था डी जी वॉज इक्वल टू माइनस एस डी, तो डी ऑफ डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस डी टी इंटीग्रेटेड टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2, डेल्टा जी एट टेम्परेचर T1, डेल्टा जी एट टेम्परेचर T2। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? डेल्टा जी एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा जी एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस T2 माइनस T1। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? डेल्टा एस थोड़ा ऑफ सुलभ रिएक्शन तुम्हें करना। निकालना आता है, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन तुम्हें निकालना आता है। T1 टेम्परेचर पे डेल्टा जी वॉज डेल्टा जी वन, टेम्परेचर T2 पे एट ए डिफरेंट टेम्परेचर डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रखी है क्वेश्चन में। क्या है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट यूज में आ रहे होते हैं बच्चों, आएंगे तो डायरेक्ट यूज में आएंगे। अब कमिंग बैक टू डी जी वॉज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी।
ये टर्म समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? डी जी बाई डी पी, ये चीज समझ में आई नहीं आई? बताओ मुझे, इज दिस टर्म क्लियर और नॉट? ये जो नीचे लिखा एक होता बार है समझाओगे सबस्क्रिप्ट सर में, ऐसे दैट कैसे? इंडिकेट्स कि ये चीज कांस्टेंट है। जो चीज हमें सबस्क्रिप्ट में दे रखी है इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे एसडीटी वाली टर्म हट गई। सो डीजी बाई डीपी विल बी इक्वल टू वी। हाँ या ना? हाँ बेटा, क्या कह रहे थे बताओ? तो यही बोल रहे थे कि एक बार समझाने के लिए। अच्छा, अब समझ में आ गया। सबस्क्रिप्ट का मतलब है वो चीज हाँ सर। कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो एक चीज यहां से मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? मैं एक बार लिख दूं, एज टेम्परेचर, सुनते आना बच्चों प्लीज, 1 सेकेंड, एट कांस्टेंट टेम्परेचर gives energy increase with rise in pressure। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? भाई जो राइट हैंड साइड है वॉल्यूम, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब जो साइन तुम्हारा डीपी का है वही साइन तुम्हारा डीजी का होना चाहिए। अगर तुम प्रेशर में राइज ला रहे हो, प्रेशर में इंक्रीज कर रहे हो, तो हमारी गिब्स एनर्जी भी इंक्रीज होगी। प्रेशर में डिक्रीज ला रहे हो तो गिब्स एनर्जी में भी क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब डीजी और डीपी का साइन शुड बी सेम। प्रेशर बढ़ाओगे तो गिब्स एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर डिक्रीज करोगे गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर हो गई ये चीज बच्चों? क्योंकि वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक बच्चों? बताओ। हाँ सर। सिमिलरली डी जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ है ना? यस अब सर। एंट्रोपी भी तुम्हें याद है, एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से क्या हमारी ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट gives energy decrease with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गिब्स एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारा एस पॉजिटिव है तो माइनस एस। बच्चों एक मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि जो डीजी और डीटी का साइन है दैट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई? क्योंकि तुम्हारा एस इज पॉजिटिव तो उसके आगे नेगेटिव साइन, इट इज नेगेटिव, तुम्हारा डीजी और डी टी का जो साइन है दैट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गिब्स एनर्जी में क्या आने वाला है बच्चों? डिक्रीज। अब आते हैं डेल्टा जी नॉट। गाइस ये क्या था हमारा? इट वाज गिब्स एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। हाँ है ना बच्चों? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर 298 केल्विन, हाँ है ना बच्चों? प्रेशर 180। प्रेशर 180 है, और अगर कंसंट्रेशन उठा रहे हो तो 1 मोलर। इफ कंसंट्रेशन टर्म भी कहीं ना कहीं फीचर हो रही है तो। राइट गाइस? अब आते हैं डेल्टा जी। ये गिव्स एनर्जी चेंज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। प्रेशर कुछ, टेम्परेचर कुछ, कंसंट्रेशन कुछ। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हें अभी ज्यादा क्लैरिटी आ भी सकती है ना भी आए, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका पार्ट है जो अभी हम कर रहे हैं। तो सुनते आना बच्चों। रिएक्शन कोशिएंट Q
एंड सर एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा, सर डेल्टा जी के साथ लिखा क्या लाइन में अंडर? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा। ओके। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन कोशेंट के बारे में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। गाइस इन दोनों का यूज किस चीज के लिए होता है? इट इज फॉर अ रिएक्शन। इनका यूज होता है एक ऐसी रिएक्शन के लिए जो कंप्लीशन तक नहीं जा रही। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉर रिएक्शन विच डज नॉट गो टू कंप्लीशन। कंप्लीट हो ही नहीं रही रिएक्शन। कंप्लीट का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? जो लिमिटिंग रीजन है वो पूरा खत्म ही नहीं हो रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है गाइस? हाँ सर। हमारा रिएक्शन में व्हेन यू लुक फाइनली आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तुम देखोगे गधे रिएक्टेंट भी पड़े हैं, प्रोडक्ट भी पड़े हैं। यार या तो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है या प्रोडक्ट बनता नहीं। लेकिन नहीं, दोनों ही प्रेजेंट है। रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है इन द फाइनल मिक्सचर दैट यू गेट। क्लियर हो गया गाइस? तो एक मैं ये रिएक्शन ले रहा हूं, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। ओके गाइस, ये हमारी एक रिएक्शन। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आर बैलेंस करने के लिए जो हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। क्लियर है? अब एक काम कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन ले रखा है। कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर भी ले सकते हैं अगर गैसेस आर इन। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? इट डिपेंड्स, अभी मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं, प्रेशर की बात नहीं कर रहा। इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। क्लियर है गाइस? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समझ आ रहा है बच्चों? ए एंड बी कंबाइनिंग टू गिव सी एंड डी। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर, उसके लिए रिएक्टेंट क्या है? ए और बी आर द रिएक्टेंट। तो आइडिया इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्शन नहीं लिखना चाहिए था, रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए रेज़ टू द पावर ए, बी रेज़ टू द पावर बी। ऐसे डिपेंड कर रहा होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंसंट्रेशन की टर्म रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब ए और बी से सी और डी बनने का रेट इस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? सर तो जैसे अगर मल्टीपल होते जैसे ए बी सी होते तो तीनों का लग जाते। हाँ बेटा बिल्कुल। उसमें एक और मल्टीप्लाई कर दिया होता सी रेज़ टू पावर सी, अगर सी हमारा रिएक्टेंट साइड में होता। ओके सर। क्लियर है गाइस? ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो गाइस ये प्रोपोर्शनल है, कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट लगा के इसको इक्वल टू कर दें। ये हमने कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। रिएक्टेंट कंबाइनिंग टू गिव प्रोडक्ट उसके लिए। समझ में आया नहीं आया? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है guys? इसलिए वो के यस सर। एफ लिखा है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। हमने कहा यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को बाय द वे? अब आते हैं रेट फॉर या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। गई जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये हम इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन के लिए देख रहे होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम। फाइनली इक्विलिब्रियम का मतलब है फाइनली। व्हेन आई एम सेइंग इक्विलिब्रियम आई मीन फाइनली रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। उसमें हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी सोच रहे होते हैं, बैकवर्ड भी सोच रहे होते हैं। ठीक है गाइस? कि दोनों रिएक्शन हो रही। ओके, थोड़ी क्लैरिटी अभी इसको 5-10 मिनट बाद होगी। क्लैरिटी 5 मिनट बाद आएगी सर क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन बेसिकली है क्या? बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब है सी एंड डी कंबाइनिंग टू गिव ए एंड। ओके। अब उसके लिए हमारी रिएक्टेंट क्या है? इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है बच्चों? सर सी और डी। तो कैन आई से इट विल बी समथिंग लाइक दिस।
बेटा फॉरवर्ड है ए एंड बी गिविंग सी एंड डी, और बैकवर्ड है सी एंड डी गिविंग ए एंड, तो हम कहेंगे जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है उसको इक्वल टू उसका साइन के लिए हम के भी लिख दें गाइस, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये बताओ मुझे, सबसे काम की चीज आ रहा है ये सर। आ रहा है ना। यस अब क्लैरिटी थोड़ी बढ़ेगी, जितनी भी क्लैरिटी अभी आई है उससे बेटर होगी। इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियली क्या हमारे पास सी और डी प्रेजेंट है ना, सिर्फ ए और बी था। टी इक्वल टू जीरो पे सिर्फ रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो मैक्सिमम होना चाहिए, रिएक्टेंट की अमाउंट सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट तो गधा है ही नहीं, प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैसे बनाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज जीरो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन हो नहीं रही, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा विद टाइम, हाँ बेटा अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद भी ना समझ आए तब बता रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब स्टार्ट हुई रिएक्शन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, अभी तो कंज्यूम ही नहीं हुए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है। बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं सकती, अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं, प्रोडक्ट कैसे रिएक्टेंट देगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जीरो है, बैकवर्ड रिएक्शन हो नहीं रही और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम। अब धीरे धीरे अमाउंट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, कम होता जाएगा, गुड। और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली, यस सर। मतलब उसके लिए जो रिएक्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो तो सी और डी हो गए ना। हम कह रहे हैं ए और बी की अमाउंट कम होती जा रही है, सी और डी की अमाउंट बढ़ती जा रही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट विद टाइम क्या होता जाएगा, सर कम होता डिक्रीज। जाएगा, हाँ और हाँ। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता सर जाएगा। इंक्रीज करें। हाँ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज क्योंकि ए और बी की अमाउंट कम हो रही है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा कि सी और डी की अमाउंट बढ़ती जा रही है। अब ये मत कहना सर फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड से कम हो जाएगा एट वन पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं होगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब समझो, हम कह रहे हैं बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, फॉरवर्ड का कम हो रहा है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बिकम इक्वल। इक्वल का मतलब है जिस रेट से ए और बी सी और डी बना रहे उसी रेट से सी और डी ए और बी बना रहे, मतलब उनके अमाउंट में तो अब चेंज आना बंद हो गया, जिस रेट से ए और बी कंज्यूम हो रहे थे उसी रेट से ए और बी अब फॉर्म हो रहे हैं। सो रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, इंपॉर्टेंट थिंग, reaction is still going on but there is no visible change in the concentration of reactants or products। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर होगी, तो मैं एट टी इक्वल टू इंफिनिटी लिख दूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्लियर है गाइस, जब हम कहते हैं ना इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्शन किधर भी जाना प्रेफर नहीं कर रही होती है ना, तो ये वही चीज है, उसी इक्विलिब्रियम की बात करें कि रिएक्शन एक तरीके से हम कहेंगे स्टॉप हो गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक तरीके से रिएक्शन है स्टॉप, देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। ये मैं लिख सर देता हूँ, मतलब इसके बाद कभी फिर रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं आएगा? चेंज नहीं आएगा, चेंज तब आएगा जब तुम और रिएक्टेंट या और प्रोडक्ट डाल दोगे, ओके सर। या फिर तुमने टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज करा, वॉल्यूम चेंज करा, ये सारा हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े, सर मतलब कोई भी अगर कंडीशन चेंज कर देते तभी चेंज आएगा, वैसे अगर तभी छोड़ चेंज दिए आएगा, तो नहीं नहीं तो वो होगा? इक्विलिब्रियम में बैठा है। ओके सर। रिएक्शन इन अ वे है स्टॉप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फिर से बोलना बेटा, इनफाइनाइट टाइम का मतलब इनफाइनाइट टाइम पे हम देख रहे हैं
बहुत टाइम बाद, अब चेंज नहीं हो रहा। इसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन बट देयर इज नो चेंज। डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इस पे क्या मैं कह सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड वाज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ या ना बच्चों? यस और सर। क्या मैं कह सकता हूँ इससे हमारा के एफ बाई के भी कुछ बन के आ रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज सर रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट्स, नहीं प्रोडक्ट्स अपॉन। प्रोड्स अपॉन रिएक्टेंस। गुड, इट इज प्रोड्स बाय रिएक्टेंस। और ये हमने कंसंट्रेशन जो ली, क्या ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है या कोई भी कंसंट्रेशन? इक्विलिब्रियम की बात करें ना, मतलब एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो हम अगर डालते हैं इस एक्सप्रेशन में, जो राइट हैंड साइड में मैंने एक्सप्रेशन बनाया है, अगर हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डालेंगे तो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। और इसको इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो मैंने के इक्विलिब्रियम लिखा था ना बच्चों ऊपर, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो तुम रिएक्शन लो, लेट इट गो टू इक्विलिब्रियम, उसके बाद इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है, प्रोड्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो देखो उस वक्त, दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम यू विल हैव टू टेक द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों? तो जब कंसंट्रेशन की टर्म्स में करते हैं तो हम उसे बोलते हैं के सी। सी इज फॉर कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर है गाइस? कंसंट्रेशन ज्यादा तुम किसके लिए लोगे? फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए ज्यादातर क्या लिया जाता है बच्चों? के सी। कभी कभी फॉर सॉल्यूशन मोस्टली। तो वैसे तो सब में यूज हो जाएगा ना। हाँ, इट कैन ऑल्सो वर्क फॉर गैसेस। गैसेस के लिए भी वर्क कर जाता है, ऑल्दो गैसेस के लिए कम यूज होता है। ऑल्सो फॉर गैसेस। यार गैसेस के लिए कंसंट्रेशन कैसे देखोगे? वॉल्यूम क्या उठाओगे? डू यू रियलाइज वॉल्यूम जो उठाओगे तुम, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा गैसेस के लिए? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैसेस तो पूरे कंटेनर में फैली होती है ना गाइस। मतलब अगर तुम केसी का एक्सप्रेशन फॉर अ गैसियस रिएक्शन देख रहे हो तो इट इज सिंपली गोइंग टू बी, मतलब दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच ऑल द गैसेस आर प्रेजेंट। समझ गए गाइस? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर की टर्म्स में भी निकाला जा सकता है। उस वक्त हम क्या करेंगे? प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी, बाय प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर। ये प्रेशर क्या है बच्चों? ये हमारा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फाइनल मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? यहाँ पे ये जो हम प्रेशर ले रहे हैं, दीज आर द पार्शियल प्रेशर। ये हम क्या ले रहे हैं? पार्शियल प्रेशर का। कोई डाउट यहां तक? अब यार ये केपी तो सिर्फ गैसेस के लिए ही चलेगा, सॉल्यूशन के लिए तो चलने नहीं वाला। हाँ है ना? केपी इज ओनली फॉर गैसेस, मतलब सॉल्यूशंस के लिए सिर्फ केसी है, गैसेस के लिए केसी भी है केपी भी है। कोई डाउट? और केसी एंड केपी आर इवन रिलेटेड बाय अ फॉर्मूला दैट विल लर्न इन इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस? अब आते हैं के इक्विलिब्रियम पे बच्चों। के इक्विलिब्रियम फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डिपेंडेंट only on temperature for a particular reaction, for a
पर्टिकुलर रिएक्शन। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तुम कहोगे सर कंसंट्रेशन में भी तो डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स कर रहे हैं तो इट शुड डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। आई एम सेइंग इट्स अदर वे राउंड कि सपोजिंग हमारा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 है, तो और तुमने रिएक्टेंट लिए कुछ अमाउंट से, रिएक्टेंट के दोनों ए और बी के 10-10 मोल लिए, तो अब हमारे इतनी अमाउंट में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी सच दैट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स की रेशो क्या आनी चाहिए बेटा? 10, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 10। प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की वो रेशो आएगी, वो कंसंट्रेशन आएगी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की सच दैट देयर रेशो बिकम्स इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इस हिसाब से अरेंज होती है कि उनकी रेशियो कम्स आउट इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ओके। No, sir. अब हमने कहा प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो एट इक्विलिब्रियम में क्या वैल्यू देती है? बताओ मुझे। प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो इक्विलिब्रियम पे हमें क्या देती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम देती है नहीं देती है? Yes, sir. अगर हम प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो ले रहे हैं बट नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अभी अटेन नहीं हुआ है, नॉट एट इक्विलिब्रियम, और तुमने प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशियो देखी उस वक्त एट अ टाइम टी, नॉट टी इक्वल टू इंफिनिटी, एट अ जर्नल टाइम टी, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशिएंट, क्यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्यू को के इक्विलिब्रियम से रिलेट करके तुम ये भी समझ सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी ओवरऑल। ठीक है, ये भी बाद में समझ आएगा, टेंशन ना लो। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आ गई नहीं आ गई? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की रेशियो तुम नॉट एट इक्विलिब्रियम देख रहे हो तो इट गिव्स अस द वैल्यू क्यू। Sir, क्यू कि और के अगर इक्विलिब्रियम, क्यू और के इक्विलिब्रियम को रिलेट करके तुम्हें पता चलता है कि ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। हाँ बेटा बताओ। सर तो लाइक वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन 1 पे डिपेंड करता है कि लाइक रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड है। ग्रेटर देन या लेस देन के 1 इक्विलिब्रियम, नहीं नॉट वन, ओके। के इक्विलिब्रियम। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम क्यू की वैल्यू क्या पहुंच जाएगी बच्चों? के इक्विलिब्रियम के बराबर। इक्विलिब्रियम पे क्यू विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, हाँ या ना? यस सर। गुड। तो वी हैव गॉट अ फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। स्टार्ट तो हमने यहीं से किया था, हम बीच में घुस गए थे किसी और चीज पे, बट वी आर स्टार्टिंग विद दिस कि डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट आर, डेल्टा जी है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, डेल्टा जी है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। तो डेल्टा जी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे बेसिकली इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। ये फॉर्मूला किसके लिए बच्चों? रिएक्शन के लिए। दिस फॉर्मूला इज फॉर रिएक्शन बच्चों। डेल्टा जी अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू डेल्टा जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस आर डी एल एन क्यू बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई में बहुत बार यूज में आ रहा हो। रिएक्शन, रिएक्शन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डेल्टा जी, स्टार्टिंग में एक सर एक बार सर रीड करोगे रिएक्शन? डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस आर टी एल एन। ठीक है सर। ठीक है, अब एड इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है इक्विलिब्रियम पे बच्चों? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम का मतलब है ना फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ना बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी, बोथ आर इक्वली नॉट फेवर्ड। डेल्टा जी जीरो होता है, तुम्हें याद होगा ये हमने क्वेश्चन में भी किया था, डेल्टा जी यस सर। जीरो एट इक्विलिब्रियम। और क्यू किसके बराबर हो जाता है? के इक्विलिब्रियम के बराबर, हाँ या ना? तो अगर हम इसमें इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज डाल देते हैं, डेल्टा जी जीरो कर देते हैं, के की जगह क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम कर दें, तो वी गेट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? फॉर्मूले में देख लो, ऊपर वाले फॉर्मूले में डेल्टा जी जीरो कर दो, क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम डाल दो, ये लेव डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। हाँ या ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? और यहां से डेल्टा जी रिएक्शन एक और भी निकल के आता है, तुम इस वैल्यू को इसमें दे मारो, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू बाई के इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एल एन क्यू माइनस एल एन के इक्विलिब्रियम बनेगा ना गाइस, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑल द थ्री फॉर्मूले, 1 2 एंड 3, ऑल थ्री ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बच्चों, ये बताओ मुझे पहले। क्लियर हो गया बेटे? यहाँ पे डेल्टा जी नॉट को माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम डाल दो, आर टी कॉमन आ जाएगा, एल एन क्यू माइनस एल एन के इक्विलिब्रियम बनेगा, विच इज एल एन क्यू बाई के। ठीक है बच्चों, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बच्चों। केस वन। तो थोड़ा स्क्रॉल अप करना। हाँ बेटा, बेटा केस वन हमने लिया कि तुम्हारा के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब होता है रिएक्शन इज ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीशन। वही के इक्विलिब्रियम क्या होता था? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब रिएक्टेंट तुम्हारे ऑलमोस्ट जीरो पहुंच गए, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ पहुंच गया, तभी तो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा जाएगा। मतलब एक तरीके से रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, राइट गाइस? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट में बताता जा रहा हूं, सुनते आओ, रिएक्शन फेवर्स प्रोडक्ट्स। हाँ है ना? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, रिएक्शन फेवर्स प्रोडक्ट्स। या फिर हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम लाइज टूवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। सर लेकिन वो कभी रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने नहीं वाला, चाहे लाइक वो फेवर कर रहा है उसका। हाँ मतलब इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट विल बी टेंडिंग टू जीरो, बट इट विल नॉट बी जीरो। ओके, in fact majority of the reactions are equilibrium reactions only। ओके सर। जरा कर्व के उसमें देखते हैं ग्राफ। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, ये हमारा गिब्स एनर्जी है। तो हमारा इस टाइप का कर्व जाता है। समझ आ रहा है बच्चों कि जी की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो प्रोड साइड पे आ रही है। हम कहते हैं ना जी डिक्रीज हो रहा होता है, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हम कहते नहीं है कि गिब्स एनर्जी है उसमें डिक्रीज आ रहा होता है, स्पॉन्टेनिटी या एक रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रही है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो हम क्या कहते हैं उसके लिए? डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी इज नेगेटिव का मतलब गिब्स एनर्जी तुम्हारी डिक्रीज होती जा रही है। वेल गिब्स एनर्जी की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और इस साइड में इट इज दैट मिनिमम वैल्यू इज कमिंग नियर द प्रोडक्ट साइड। मतलब उस वक्त प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी। ये जो अमाउंट है ये क्या बता रहा है? दिस इज टेलिंग अस द अमाउंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम में जो मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट बता रहा है, और क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में इसका मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है, रिएक्टेंट की अमाउंट कम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब अगर रिएक्शन रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करोगे तो दिस पार्ट इज स्पॉन्टेनियस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे?
क्लियर है गाइस? अगर तुम रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो दिस पार्ट इज स्पॉन्टेनियस, प्रोड साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो दिस पार्ट इज स्पॉन्टेनियस। यानी अगर तुम रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट कर रहे हो और तुम कह रहे हो यहां से यहां पे जाना स्पॉन्टेनियस होगा क्या, ना, यहां तक का पार्ट स्पॉन्टेनियस है, उसके आगे इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट फेवर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? केस 2 पे आते, के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1। हाँ, जस्ट स्टार्ट तो नहीं कहेंगे, रिएक्शन एंड हो गई, लेकिन रिएक्शन जब एंड हुई तो रिएक्टेंट साइड में ही एंड हो गई, रिएक्शन बेयरली हैपन, रिएक्शन बेयरली हैपन, बहुत कम रिएक्शन। ठीक है बच्चों? या हाँ बेटा, और ऊपर करना है क्या? कर लिया नोट? ये भी कर रहे हो? हाँ बेटा, कर लिया नोट? ओके, रिएक्शन बेयरली हैपन, और वी कैन से इक्विलिब्रियम composition favors reactants, it favors reactants, or equilibrium lies towards reactant side। ठीक है बच्चों, कहो देखते हैं इसका। यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोड, यहाँ पे हमारा गिब्स एनर्जी, और हम कहेंगे इस तरीके से जाएगा काम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Hold on a sec। ठीक है guys? ये हमारा जी की मिनिमम वैल्यू, दिस जी मिनिमम, ये हमारा बता रहा है इक्विलिब्रियम पे कॉम्पोजिशन, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में, प्रोडक्ट कम अमाउंट में। ठीक है गाइस? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केस 3, के इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, मतलब बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट, दोनों ही एक रीजनेबल अमाउंट में प्रेजेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यस यहां तक? सर, नो सर। इसमें जो जी में मिनिमा आएगा वो बीच के में आएगा लगभग। तो ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है। इक्विलिब्रियम तीनों में अटेन हो रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन इसका जो इक्विलिब्रियम है उस वक्त रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट, दोनों और ओके लगभग सर, बराबर अमाउंट। ठीक है सर। दिस जी का मिनिमम डिनोट्स इक्विलिब्रियम, दोनों ही रीजनेबल अमाउंट में, मतलब ऑलमोस्ट इनकी रेशियो जो के इक्विलिब्रियम है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट सी रेशियो और सी डी रेशियो और डी बाय ए रेशियो और ए बी रेशियो और बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1।
मतलब प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शंस आर लगभग इन बराबर अमाउंट। अब आते हैं, मैंने बताया था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन, बताना बच्चों, ओनली ऑन टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम बेसिकली वर्सेस टेम्परेचर, हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बच्चों। तुम्हें याद है गाइस हमने कहा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। गाइस रिमेंबर दिस। अब डेल्टा जी नॉट की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और यहां पे हम क्या मान के चल रहे होते गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट आर रिमेनिंग कांस्टेंट फॉर दैट टेम्परेचर रेंज। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, जब हमने क्वेश्चन करे थे तो उसमें हमने डेल्टा एच नॉट और एस नॉट को चेंज नहीं हो रहे, दे आर नॉट चेंजिंग मच। डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू है जो नॉट थी वो उसी को हम उठा के चल रहे कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज आर नॉट चेंजिंग मच विद टेम्परेचर। हाँ है ना। तो अगर हम टेम्परेचर T1 पे बात करें, चलो अब उसको भी 1 मिनट में करते हैं, पहले मैं यहाँ पे कर्व में बता दूं। एल एन के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा इन दैट केस, इट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी। हाँ या ना, ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस। ये हमारा क्या है, ये होता है वाई एक्सिस, 1/T हमें दिया होता है एक्स एक्सिस पे, जो कर्व होंगे वो होगा 1/T ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, क्लियर है बच्चों, एक्स एक्सिस। ये हमारा हो गया वाई इंटरसेप्ट, और ये पूरा हो गया हमारा स्लोप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये बताओ। क्या बेटा, मतलब क्या, ये जो है मैंने इक्वेशन बनाई है, हम मान के चलते डेल्टा एच और डेल्टा एस आर ऑलमोस्ट सेम इन अ टेम्परेचर रेंज, वो भी हम करेंगे, जस्ट गिव मी सम टाइम। यहाँ ये वाला पार्ट समझ में आया नहीं आया बेटा, हमें क्या होगा, हमें इक्वेशन दे रखी होगी एल एन के इक्विलिब्रियम और यहाँ पे 1/T। ओके गाइस, सपोजिंग हमें ये दे रखा है, इसका मतलब डेल्टा एस नॉट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट। अगर इस टाइप का कर्व दे रखा है तो वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारी, पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट इज दिस थिंग, इसका मतलब हमारा डेल्टा एस नॉट इज पॉजिटिव। अब स्लोप क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, मतलब माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर इज नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच नॉट बाय आर इज पॉजिटिव। आर तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब डेल्टा एच नॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहां से हमें इस इक्वेशन से पता चल गया कि इस कर्व से पता चल गया कि डेल्टा एच नॉट भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच नॉट भी पॉजिटिव। इस टाइप के कर्व्स आ जाते हैं। अब समझ गए जो मैं बता रहा हूँ, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब देखो बच्चों, कमिंग बैक टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है बच्चों। यहाँ पे हमने नॉट ले लिया, क्लियर है गाइस। तो डेल्टा जी नॉट हमारा क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों, इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। राइट गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक। अब अगर हम टेम्परेचर T1 ले रहे हैं तो उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में K1 मान, एट टेम्परेचर T1 मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान रहा हूँ K1। नाउ लेट अस टेक अनदर टेम्परेचर से T2, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, माइनस आर T2 विल बी इक्वल टू एल एन के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस T2 डेल्टा एस नॉट। हाँ या ना गाय,
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? टेम्परेचर T1 पे देख लिया, टेम्परेचर T2 पे देख लिया। हम मान के चल रहे हैं कि डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 आर नॉट वेरिंग मच विद टेम्परेचर। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे लेट अस सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा ln k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T। मैंने डेल्टा S0 को क्या कर दिया बच्चों? एलिमिनेट कर दिया। दोनों इक्वेशन में से मैंने डेल्टा S0 एलिमिनेट किया। दैट्स ऑल आई हैव डन। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बता आ रहा है टेम्परेचर T1 पे k इक्विलिब्रियम K1 था, टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। एंड डेल्टा H0 क्या है? डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन जिसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये डेल्टा H0 रिएक्शन है। समझ गए गाइस? टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और डेल्टा H0 तो हमें डेल्टा H0 रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन टू लर्न दैट जेई में क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ लेट अस गो ऑन टू क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये होती है फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन किसके लिए, ये इक्वेशन किसके लिए होती है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए होती है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। नाम ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, क्या रट लो बेटर है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है बच्चों? ये है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए। CLAPEYRON। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O लिक्विड, H2O वेपर दे रखा है। ओके गाइस, ये इक्वेशन है ln P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T। तुमको सर ये इक्वेशन तो बहुत सिमिलर है ऊपर वाली रिएक्शन जो इक्वेशन थी उससे, और ये एक्चुअली वही इक्वेशन है। कैसे वो मैं बताता हूँ। ये P1 और P2 क्या है बच्चों? दिस इज वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 एंड T। गाइस एक काम करते हैं, केपी का एक्सप्रेशन देखते हैं इसके लिए। केपी, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? केपी का एक्सप्रेशन देखते हैं। केपी में क्या आना चाहिए बच्चों? प्रेशर ऑफ प्रोड्यूस बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। केपी में एक्सप्रेशन क्या बनता है? प्रेशर ऑफ प्रोड्यूस बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन के लिए डू यू रियलाइज इट विल बी व्हाट? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी पी ऑफ वाटर वेपर बाय प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। वन वन मानते हैं। सॉलिड या प्योर लिक्विड अगर हमें दे रखे हैं तो उनका वेपर प्रेशर, सॉरी उनका प्रेशर या उनका कंसंट्रेशन वी अज्यूम एज 1। ये हमारा विल स्टडी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। प्योर लिक्विड जैसे H2O लिक्विड या सॉलिड, उसके लिए हम प्रेशर या कंसंट्रेशन टर्म को 1 मान लेते। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे प्रेशर ऑफ वाटर सर थोड़ा वेपर सा स्क्रॉल अप करना। बाय 1 बन जाएगा। इस इक्वेशन का केपी लिखा है मैंने। इट विल बी प्रेशर ऑफ H2O गैस जो कि वेपर प्रेशर है बाय प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड विच इज 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड दैट इज हाउ यू गेट, ये जो हमारी रेशियो निकल के आई ln P2 बाई P1, ये इसलिए आई क्योंकि K2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर एट वाटर वेपर एट टेम्परेचर T2। P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T1 का है। मतलब यहाँ पे K इक्विलिब्रियम की जगह मैंने प्रेशर ऑफ वाटर वेपर लिखा हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऊपर वाली इक्वेशन में जो K2 था उसकी जगह हमने लिखा प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट टेम्परेचर T2, और K1 की जगह हमने लिखा प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट टेम्परेचर T1 बच्चों।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? के की जगह हम ये डाल दें, K2 की जगह हमने P2 डाला, K2 की K1 की जगह हमने P1 डाल दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई, कितने बच्चों को डाउट है इसमें? सर एक बार वापस समझाओ। बेटा मैं ही कह रहा हूँ, K2 क्या होगा? वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 होगा नहीं होगा? यस सर। और K1 क्या होगा? वेपर प्रेशर टेम्परेचर T1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो वन यस आ रहा सर। है। हाँ। H2O लिक्विड को तो हम वन मान के चल रहे हैं। हम्म। तो हमारा K2/K1, यहाँ पे एक्सप्रेशन में K2/K1 डाल देते, उसकी जगह हमने बस ये डाला है, इसी को मैंने ओके सर। P2/P1 लिखा है। ठीक है सर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? इसी को हमने क्या माना है? P2/P। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट पे। हाँ बेटा, अब आते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट पे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, फिर थोड़ा समझा दूँ ब्रीफ। कर लिया नोट? आई गेस सो, या। उसके बाद क्वेश्चन। बच्चों लिखते हो, व्हेन अ रियल गैस एट सर्टेन प्रेशर expands adiabatically through a hole into region of low pressure, it is accompanied by cooling। बेटा क्या कर रहे हो जयत्र? accompanied by cooling। बेसिकली हमने गैस को हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन पे लेके गए, तो हमारा कूलिंग होता है। और ये रियल गैस की बात करें, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट रियल गैस। ठीक है बच्चों? एक्सेप्ट H2 and He which get warmed up। ये बेसिकली क्या हो गया? इनमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, बाकी सब गैसेस के लिए कूलिंग इफेक्ट, इसके लिए हीटिंग इफेक्ट। और आइडियल गैस के लिए क्या होगा बच्चों? देयर इज नो कूलिंग और हीटिंग ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कूलिंग और हीटिंग ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों? एक और चीज, ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम remains constant। enthalpy of system remains constant guys। ठीक है बच्चों? गाइस यस सर। कहेंगे सर अभी कुछ समझ तो आया नहीं। समझ नहीं आ रहा, लेकिन सत्य है कि आप सही बोल रहे वेरी नाइस। ये म्यू है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट बच्चों। म्यू इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट।
अब देखते हैं गाइस, लेट अस हैव अ लुक। Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है गाइस, हाँ है ना। हमने कहा एडियाबैटिक है, मतलब Q क्या है बच्चों, जीरो। लो प्रेशर रीजन, वैक्यूम मान लो, ठीक है गाइस, कंसिडर इट टू बी वैक्यूम। तो वर्क डन भी हमारा जीरो आ गया, ठीक है ना बच्चों। एक्सपेंशन हो रहा है बट एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, क्यू जीरो डब्ल्यू जीरो। अब अगर हमारा आइडियल गैस होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट आता नहीं आता बच्चों, क्योंकि तुम्हारा आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। भाई डेल्टा यू जीरो आ जाएगा ना। डेल्टा यू क्या होता है, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाँ है ना बच्चों। हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस में होती नहीं, नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी होती है। और हमें पता है इन ये लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली जीरो का है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो है। और हमारा आइडियल गैस के लिए बेसिकली हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है, मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब अगर तुम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हो इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर फॉर अ आइडियल गैस, देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हमारा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट एंथैल्पी है, ये H मींस कांस्टेंट एंथैल्पी, जो मैंने ऊपर लिखा था ना, ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एनीवे, लीविंग दैट असाइड, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑन एक्सपेंशन। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर अ आइडियल गैस क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्लियर है गाइस। अब आते हैं रियल गैस। रियल गैस में एक चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों की, तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो अब भी जीरो होगा, राइट, इट इज स्टिल गोइंग टू बी जीरो। मतलब इन दोनों का सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। अब गाइस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, फैक्ट टू रिमेंबर फॉर यू, व्हेन गैस एक्सपैंड्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है गाइस, जब एक गैस एक्सपैंड करती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, ये रियल गैस की बात करें, आइडियल गैस में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते ही नहीं। रियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस ऑन एक्सपेंशन। तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में क्या आना चाहिए इन दैट केस, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो है, देयर शुड बी अ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हमारी जीरो है। आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज गोइंग टू बी जीरो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट हमारा जीरो। रियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है, तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में आएगा डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, हैंस कूलिंग। तो फॉर कूलिंग, हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा डेल है फॉर कूलिंग। अब गाइस एक चीज देखो, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की बात करें फॉर कूलिंग, म्यू की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, हम कहेंगे प्रेशर में तो डिक्रीज ही आ रहा है, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, प्रेशर में तो डिक्रीज आ रहा है, इट इज गोइंग टू इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, राइट। कूलिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर में भी क्या आ रहा है बच्चों, डिक्रीज। तो कूलिंग का मतलब है म्यू पॉजिटिव। ओके गाइस, फॉर हीटिंग हमारा म्यू क्या आने वाला है बच्चों, अब प्रेशर में तो डिक्रीज ही होगा लेकिन टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, इंक्रीज। तो म्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव। एंड फॉर आइडियल गैस म्यू क्या होगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, म्यू इज जीरो। कुछ समझे या नहीं समझे बच्चों, क्योंकि उसका टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आ रहा, डेल टी जीरो। हाँ, ये डेल का मतलब बेसिकली डेल्टा मान लो कन्वीनियंस के लिए। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यस, नोट, नोट है, एवरी गैस हैज a definite value of T, at which sign of
mu changes. Okay. Thus temperature is inversion temperature. याद है स्टेट्स ऑफ मैटर में इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ा था? कल तुम्हारा टेस्ट है बच्चों, कुछ से याद होना चाहिए. इट इज अ टेम्परेचर बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज अ टेम्परेचर बिलो विच a gas becomes cooler on expansion. और इससे हाई टेम्परेचर पे a gas heats up on expansion. अब मोस्ट गैसेस के लिए Ti inversion temperature is almost equal to room temperature. रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा. ठीक है ना बच्चों? कि तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे देयर इज कूलिंग, इन्वर्जन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे देयर इज कूलिंग, एंड उससे हाई पे देयर इज वार्मिंग अप ऑफ गैस. ठीक है ना बच्चों? तो रूम टेम्परेचर या उससे अगर ऊपर है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो गैस को जब रियल गैस को एक्सपैंड करोगे उस पर क्या आने वाला है? कूलिंग. हाइड्रोजन और हीलियम के लिए फॉर H2 एंड He Ti इज वेरी लो. मतलब जो रूम टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर. इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पे अगर तुम गैस को एक्सपैंड करोगे इट्स गोइंग टू गेट हाइड्रोजन और हीलियम, इट इज गोइंग टू गेट हीटेड अप. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर वो काफी कम. और Yes, इन्वर्जन sir. टेम्परेचर में याद है बच्चों क्या था फॉर्मूला? तो हमने करा था शायद 2a/RB, डबल ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर गाइस. ये कितने बच्चों को याद है बाय द वे? इट इज 2a/RB, डबल ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर गाइस. हो गया नहीं हो गया बच्चों? वी आर डन. ओके.